अब राजकुमार परीक्षित व निहालदे को कंचन महल में भेज दिया गया था। चूंकि वहां वे दोनों सुरक्षित थे, इसीलिए वे वहां शांति से रहने लगे। इधर धनतर वैद्य ने भी महाराज से आज्ञा ली और अपने आश्रम की ओर चल दिए। उधर नागलोक में राजा बासिक ने फिर एक पान का बीड़ा सभा के बीच में फेंक दिया और बोले, जो भी नाग योद्धा धनतर वैद्य का अंत कर सकता है, वह इस पान के बीड़े को चबाए। सभी नाग योद्धा एक दूसरे की शक्ल ताकने लगे, क्योंकि किसी भी नाग योद्धा में वैदराज धनतर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी धनतर वैद्य को अच्छी तरह जान चुके थे। धनतर वैद्य में केवल अपने मंत्रों द्वारा उन्हें भस्म करने की शक्तियां विराजमान थी, जिससे सभी नाग योद्धा भयभीत थे। आखिर बीड़े के पान दोबारा कुम्हलाने लगे तो राजा बासिक अब की बार तक्षक नाग से मुखाबित होकर बोला, तक्षक नाग भूरिया तो अपने कार्य में सफल होकर भी असफल रहा, किंतु क्या तेरे अंदर भी विष सूख चुका है? क्या अब तुझे भी मौत का भय सताने लगा है? यदि ऐसा ही है तो जा ले शरण उन पृथ्वी वासियों की और छुप जा उनके दामन में। तक्षक नाग अपने बारे में ऐसी कड़वी बातें सुनकर काफी क्रोधित हुआ। वह फुंकारता हुआ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरे बारे में ऐसी वाणी बोलते हुए कुछ तो विचार किया होता। भला ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने आपके लिए पूर्ण न किया हो? आपने मुझे आज तक जो भी कार्य दिया, मैं उसमें हमेशा विजयी होकर लौटा हूँ। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया और आज भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आप चिंता ना करें, मैं पृथ्वीलोक जाकर धनतर वैद्य का अंत करके ही वापस लौटूंगा। फिर तक्षक नाग राजा बासिक से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। पृथ्वीलोक पहुंचकर तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और वैद्यराज धनतर के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि आश्रम में तो कोई है ही नहीं। आखिर तक्षक नाग वही छुपकर धनतर वैद्य के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई ना लौटा तो तक्षक को क्रोध आने लगा। वह धनतर वैद्य को ढूंढने की रणनीति बनाने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी की तरफ पड़ी जो आश्रम से कुछ ही दूरी पर स्थित थी। तक्षक नाग तुरंत दौड़कर उस झोपड़ी के पास पहुंचा, जिसमें एक गरीब किसान का परिवार रहता था। वहां जाकर तक्षक नाग बोला, कोई है जो इस बूढ़े ब्राह्मण को पानी पिला सके? आवाज सुनकर किसान अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और बोला, कृपा बैठिए महाराज, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। पानी पीकर तक्षक किसान से बोला, मेरे पुत्र को एक जहरीले सांप ने ढस लिया है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा है। इसीलिए मैं धनतर वैद्य को बुलाने उनके आश्रम गया था, किंतु मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धनतर वैद्य मुझे कहाँ मिल सकते हैं? किसान बोला, पंडित जी, धनतर वैद्य तो राजा पारिक की नगरी में गए हैं। पता चला है कि राजा पारिक और उनके पूरे परिवार को एक जहरीले सांप ने ढसकर मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश की है, किंतु अब वे सभी स्वस्थ हैं। वैद्यराज धनतर ने उन सभी के प्राण बचा लिए। क्योंकि आपका भी वैद्य जी से मिलना जरूरी है, तो क्यों ना आप भी राजा पारिक की नगरी ही चले जाएं। तक्षक नाग किसान का धन्यवाद करते हुए राजा पारिक की नगरी की ओर चल दिया। 2-4 मील चलने के बाद उसने विचार किया कि राजा पारिक की नगरी में जाने से आखिर मुझे क्या फायदा होगा। वहां तो सभी नागलोक के दुश्मन है, अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो कुछ भी हो सकता है। क्यों ना मैं यहीं छुपकर धनतर वैद्य के आने का इंतजार करूं। और तक्षक नाग वही रास्ते में अपना डेरा जमाकर बैठ गया और धनतर वैद्य के आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, भाग 9 में आप पढ़ेंगे कि क्या तक्षक नाग वैद्यराज धनतर को खत्म कर पाएगा, जिनके देखने मात्र से खतरनाक नाग का विष उतर राजा है। आखिर हाँ, तो ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएगा तक्षक नाग, और यदि नहीं तो क्या हशर करेंगे वैद्यराज धनतर नाग तक्षक का? जानने के लिए कहानी का भाग 9 देखिए। अगले भाग की नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।